हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई। इस चैप्टर में हम देखेंगे आज प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी इसके पहले के वीडियो में देखे हैं। यदि आपने उस वीडियो को देखा होगा तो थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन जो होता है ना, प्रकाश के प्रभाव से या विकिरण के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन या इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। तो ये पूरा चैप्टर हम कवर करेंगे, है ना। शुरू के टॉपिक पर हमने वीडियो बना दिए हैं, उसको भी आप जरूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर हो सके। लगातार चलोगे, लगातार पढ़ोगे, कंटिन्यूसली चलोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी खोज हर्ट्ज ने की है, हेनरिक हर्ट्ज, है ना। इसकी खोज की बात किया जाए तो ये हेनरिक हर्ट्ज ने 1887 में कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है उसकी खोज हर्ट्ज ने की थी। बाद में हालवाक्स या हालवेक्स, लिनार्ड है या मिलिकन है, इन्होंने उनका और विधिवत अध्ययन किया, मतलब उसको और इम्प्रूव किया। खोज तो जरूर हो गई थी प्रकाश विद्युत प्रभाव की, पर उसको और उसका विकास किसने किया, इन्होंने आगे जब अध्ययन किया तो विधिवत अध्ययन वहाँ पर किया गया। तो क्या है वास्तव में ये चीज़, तो इन सब ने क्या किया, अपने अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने अपने प्रयोग में क्या किया कि जैसे कोई धातु की सतह है, इस पर एक निश्चित आवृत्ति या एक उचित आवृत्ति का विकिरण दृश्य प्रकाश भी हो सकता है, अदृश्य भी हो सकता है ना। उचित आवृत्ति का विकिरण जब आपतित होता है तो धातु की सतह में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन आप जानते ही हैं, जो सबसे बाह्यतम कक्ष में रहता है, नाभिक से सबसे दूरी वाले कक्ष में रहता है, जो उस कक्ष से मुक्त होकर धातु की सतह पर विचरण करते रहता है, पर धातु की सतह को छोड़कर स्वयं नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस उचित आवृत्ति वाले विकिरण के ऊर्जा को अवशोषित करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा को अवशोषित करता है तो उसकी क्या बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सतत या लगातार गतिशील रहता है। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो गतिज ऊर्जा बढ़ने से एक समय ऐसा आएगा जब उस गतिज ऊर्जा का मान है ना, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान है धातु के कार्य फलन से क्या हो जाएगा, अधिक। तो ये यहां से रिमूव हो जाएगा, बाहर एमिशन हो जाएगा, उसका उत्सर्जन हो जाएगा। तो ये है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसकी हम परिभाषा कैसे देते हैं, जब धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश या विकिरण आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, जिससे विद्युत धारा बहने लगती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। मतलब एक बार और सुन लीजिए, जब धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का या एक निश्चित तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है तो उस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। क्लियर है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकलता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकला है, इसको प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। तो और जो धारा बहती इसके कारण, इसको क्या कहा जाता है, प्रकाश धारा कहते हैं, ठीक है। तो जो क्षारीय धातुएं होती हैं, जैसे सीजियम, सोडियम, पोटेशियम और यहाँ पर लिथियम, है ना,
ये इनका कार्यफलन कम होता है। कार्यफलन मतलब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा। कार्यफलन कम होना मतलब इनसे बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित होता है, या इलेक्ट्रॉन है बहुत आसानी से बाहर निकलने लगता है ना। तो ये कार्यफलन कम होता है मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रकाश संवेदी होता है, प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। तो इन पर जब दृश्य प्रकाश आपतित होता है, केवल दृश्य प्रकाश के आपतित होने से ही इनमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। जबकि कुछ और धातुएं जैसे यहां पर है जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम या कैडमियम है, इन पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती है, तब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। मतलब अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन का मान कम होता है, कार्यफलन अलग अलग होता है। कार्यफलन हमने इसके पहले के वीडियो में देखा है। कार्यफलन को मैं फिर से बता दूं, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कार्यफलन कहा जाता है। क्लियर है? तो कार्यफलन जिस धातु का कम होगा उस धातु से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेंगे, जिस धातु का कार्यफलन अधिक होगा उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अलग अलग धातुओं का कार्यफलन भिन्न भिन्न होता है। तो सभी धातुएं कुछ न कुछ प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाती है, कोई कम दर्शाती है, कोई अधिक दर्शाती है, पर सभी दर्शाती हैं, इतना तो तय है। अब हम देखेंगे इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित कुछ प्रयोग। है ना, इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन में जैसे हर्ट्ज का प्रयोग है। हर्ट्ज ने अपने प्रयोग में विसर्जन नलिका का इस्तेमाल किया है ना। विसर्जन नलिका जहां से कैथोड किरणें निकलती हैं, इसके पहले के वीडियो में देखे हैं हम, है ना। तो जिसमें एनोड और कैथोड होता है। तो हर्ट्ज ने क्या बताया कि विसर्जन नलिका में, विसर्जन नलिका मतलब इस प्रकार की एक नलिका होती है, इधर कैथोड होता है, इधर एनोड होता है। तो इस कैथोड पर जब पराबैंगनी किरणें डाली जाती है, अल्ट्रावायलेट, तो कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन या कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है जो एनोड की ओर आकर्षित होता है। सिंपल एनोड मतलब क्या है? धन आवेश युक्त इलेक्ट्रोड होता है ना। एनोड में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो हर्ट्ज ने बहुत शॉर्ट में बताया हर्ट्ज का प्रयोग। क्या बताया कि विसर्जन नलिका में कैथोड पर जब पराबैंगनी किरणें डाली जाती है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और विस्तार बताया यहां पर किसने? हाल्वेक्स ने। हाल्वेक्स ने यहां पर एक निर्वात है ना, ये क्वार्ट्ज का बना हुआ निर्वात बल्ब कह सकते हैं हम। क्वार्ट्ज का बना हुआ निर्वात बल्ब यहां पर, इसमें जैसे सिंपल एक किसका बना होता है? कांच का बना होता है। इसमें एक क्वार्ट्ज का बना हुआ था। इसमें भी दो इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड और ये एनोड। इसलिए कैथोड और एनोड कहेंगे क्योंकि बैटरी के ऋण ध्रुव से जो जुड़ेगा वो कैथोड होगा, धन ध्रुव से जुड़ेगा वो एनोड होगा। तो कैथोड पर अब शुरू में जब इस पर पराबैंगनी किरणें नहीं डाली जा रही हैं, पराबैंगनी किरणें मालूम नहीं डाल रहे हैं, तो यहाँ पर धारामापी में कोई धारा हमको नहीं दिखती। मतलब इसका संकेतक कहाँ पर रहेगा? शून्य पर। विक्षेप इसमें शून्य होगा। जैसे ही इस पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती है ना, जैसे ही पराबैंगनी किरणें यहाँ पर डालना प्रारंभ करते हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है
या इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलकर एनोड की ओर गति करने लगते हैं, जिससे ये परिपथ क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है और इस परिपथ में धारा बहने लगती है, जिसके कारण जो धारामापी है उसमें विक्षेप दिखाई देता है या उसका संकेतक है 0 से लेफ्ट साइड या राइट साइड विक्षेपित होता है। ठीक है, तो ये हॉलवेग्स का एक्सपेरिमेंट था, है ना, इसमें भी परावैज्ञानिक निर्णय डाला गया। अब यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट है जिसका हम डिटेल देखेंगे, वो है लिनार्ड का प्रयोग। लिनार्ड का प्रयोग, ये थोड़ा ज़्यादा विस्तृत है। ये इसका प्रायोगिक अरेंजमेंट है। लिनार्ड के प्रयोग का प्रायोगिक अरेंजमेंट इस प्रकार से है, मतलब इसमें भी क्या है, यहाँ पर है एक क्वार्ट्ज का बना हुआ एक नलिका है, टी क्वार्ट्ज नलिका किस प्रकार है आपको दिखाई दे रहा है ना। क्वार्ट्ज की एक नलिका है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड है C और A। इस नलिका में यहां पर एक खिड़की बनी हुई है जहां से विकिरण अंदर प्रवेश करता है। और क्या क्या खास बात है इसमें देख लेते हैं। यहां पर ये एक RH रियोस्टेट या इसको कहा जाता है विभव विभाजक। ये बाकी तो बैटरी है, इधर माइनस इधर प्लस इधर के, ये K1 को दिक् परिवर्तक कहते हैं, है ना। K1 दिक् परिवर्तक, ठीक है। और RH विभव विभाजक मतलब रियोस्टेट सिंपल। रियोस्टेट मतलब जो प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध जिसको कहते हैं ना, जिसका प्रतिरोध हम चेंज कर सकते हैं। और यहां पर है V C और A के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर है। और ये माइक्रोमीटर जिसकी सहायता से धारा को मापा जाता है। ठीक है, यहां पर C को उत्सर्जक प्लेट कहा जाता है और A को संग्राहक प्लेट कहते हैं। उसका संग्राहक प्लेट और उत्सर्जक प्लेट क्यों कहते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसकी, है ना, इसकी बनावट को एक बार फिर से देख लो। इसमें क्वार्ट्ज की एक नलिका टी होती है जिसमें एक खिड़की होता है। इस खिड़की से विकिरण है वो कैथोड पर आपतित होता है ना। सी यहाँ पर कैथोड है। कैथोड इसलिए है क्योंकि इसके ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको उत्सर्जक प्लेट भी कहते हैं, जबकि ए को एनोड भी कह सकते हैं या संग्राहक प्लेट कहा जाता है। एक्चुअली इसको एनोड कहना ठीक नहीं है क्योंकि इसके विभव को हम शुरू में धनात्मक रखते हैं, बाद में ऋणात्मक भी रखते हैं, तो इस कारण से इसका विभव हम चेंज करते रहते हैं। तो एनोड ना कहकर इसको हम संग्राहक प्लेट ही समझे तो ज़्यादा बेटर है। और बाकी इसमें बैटरी वगैरह लगा हुआ है ना, बैटरी लगा हुआ है। तो ये बी बैटरी है, के कुंजी है, K1 दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, C के विभव को चेंज कर सकते हैं, पर यहाँ पर C के विभव को चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। A के विभव को चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। तो A के विभव को चेंज किया जा सकता है, मतलब धनात्मक ऋणात्मक किया जा सकता है। तो ये क्या हुआ, उपकरण का वर्णन। तो होता क्या है कि जब पूरा ये अरेंजमेंट स्थापित हो जाता है, इसका विभव ऋणात्मक और इसका विभव जब धनात्मक होता है
है ना। जैसे अभी ये धन ध्रुव है तो धन ध्रुव से ये ऐसे जुड़कर इधर है। तो जब इस खिड़की से विकिरण आपतित होता है, अब कौन सा विकिरण हो सकता है, पराबैंगनी भी हो सकता है, दृश्य भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा यहाँ पर कैथोड किस पदार्थ का बना हुआ है, उसके आधार पर अलग अलग प्रकार की विकिरणें डाली जाती हैं। ओके, तो जब इस खिड़की से विकिरण आपतित होता है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर आकर्षित होते हैं और एनोड में प्रवेश करने के पश्चात जो बाह्य परिपथ में गति करने लगते हैं, जिसके कारण से प्रकाश धारा बहती है, जिसको हम इस माइक्रोमीटर की सहायता से देख सकते हैं। या माइक्रोमीटर में जो विक्षेप होगा उसके आधार पर हम कितना माइक्रो एम्पियर की धारा वहाँ पर बह रही है इसका पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम धारा जो बहती है उसको 2-3 स्थिति में देखेंगे। जो प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, विभव का क्या प्रभाव पड़ता है और आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, ये तीनों को हम डिटेल देखेंगे, है ना। पहला जैसे यहाँ पर तीव्रता का प्रभाव, मतलब जो विकिरण जो खिड़की से जो विकिरण आ रहा है ना, खिड़की से जो विकिरण अंदर आ रहा है उसके तीव्रता का प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको जरा देखते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर जो भी स्रोत है, स्रोत को पास में लाएंगे तो तीव्रता इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी। स्रोत को दूर ले जाएंगे तो यहाँ पर आने वाली विकिरण की तीव्रता क्या होगी, कम। सिंपल, मान लो हम किसी बल्ब जहाँ पर जल रहे बल्ब के पास जाएंगे तो वहाँ पर उसकी तीव्रता अधिक होगी, बल्ब से दूर जाएंगे तो उसकी तीव्रता कम होगी। सिंपल सी बात है। मतलब मतलब इसमें क्या करते हैं, विभव और आवृत्ति को नियत रखकर ये उतना ही रहेगा। विभव मतलब इसकी जो प्लेट ए का विभव है उतना ही है, धनात्मक विभव पर रखा गया है पर उतना ही है, और जो विकिरण आ रहा है उसकी आवृत्ति भी उतनी ही है। केवल हम किसको चेंज कर रहे हैं, तीव्रता को चेंज कर रहे हैं। तीव्रता को कैसे चेंज कर रहे हैं, स्रोत को पास लाएंगे तो तीव्रता बढ़ेगा, स्रोत को दूर ले जाएंगे तो तीव्रता क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर क्या देखा गया, तीव्रता बढ़ने से प्रकाश विद्युत धारा बढ़ने लगती है। एक्चुअली ये प्रोपोर्शनल, तीव्रता बढ़ने से प्रकाश विद्युत धारा बढ़ने लगती है। मतलब जैसे जैसे स्रोत को हम खिड़की के पास लाते हैं अधिक से अधिक संख्या में क्या निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन। मतलब उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, सिंपल कहा जाए तो। मतलब जो स्रोत को पास लाते हैं तो कैथोड पर आपतित होने वाले विकिरण की तीव्रता बढ़ती है, जिसके कारण अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और एनोड में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण इस माइक्रोमीटर में धारा का मान बढ़ जाता है। क्लियर है। तो इस प्रकार तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। यहां पर इनके बीच एक ग्राफ भी खींचा गया है, तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा के बीच। तो ये इस प्रकार का एक सरल रेखा हमको मिलता है, मतलब रैखिक ग्राफ आता है। तो ये रैखिक ग्राफ है वो स्पष्ट करता है ना, ग्राफ का सरल रेखा में आना या रैखिक ग्राफ होना ये स्पष्ट करता है कि यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी प्रकाश विद्युत धारा का मान उतना ही अधिक होगा। इसका कारण है कि तीव्रता जितना अधिक होगा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन उतने ही अधिक संख्या में होंगे। मतलब प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या
आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है, ये निष्कर्ष निकलता है ना। कैथोड से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है। ये तो हुआ यहाँ पर तीव्रता का प्रभाव। अब यहां पर दूसरा विभव का प्रभाव। तो इसमें तीव्रता और आवृत्ति को क्या करते हैं, नियत रखते हैं। मतलब स्रोत है वो एक ही स्थान पर स्थिर रहेगा और उससे एक निश्चित आवृत्ति का विकिरण आपतित होगा। मतलब तीव्रता और आवृत्ति चेंज नहीं हो रही है जो कैथोड पर आपतित हो रही है। क्या चेंज करेंगे हम, विभव, है ना, विभव को चेंज करेंगे। तो यहां पर भी हम जब ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ किसके किसके बीच खींचेंगे, एनोड विभव और प्रकाश विद्युत धारा। इन दोनों के बीच, ठीक है। तो जैसे इसका विभव, एक चीज यहां पर ध्यान देना, इसका विभव मान लो शून्य भी होगा। एक अविभव यदि शून्य भी है तो भी कुछ इलेक्ट्रॉन यहां तक अपनी गतिज ऊर्जा के कारण पहुंच जाते हैं, जिसके कारण धारा बहती है। इसलिए यहां पर ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से ऐसे बढ़ेगा, थोड़ा सा फिर ऐसे समांतर हो जाता है। मतलब अब समझना इसको, जब इसका विभव शून्य है तो भी प्रकाश विद्युत धारा इतनी है। जब विभव को धनात्मक तो है, शून्य के बाद धनात्मक होगा, शून्य से आगे धनात्मक होगा, तो उसको धनात्मक और अधिक धनात्मक करते जाते हैं। मतलब विभव को बढ़ा रहे हैं। तो विभव को जब बढ़ाया जाता है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ने लगता है, ठीक है। मतलब एनोड के विभव को जो बढ़ाया जाता है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब प्रकाश विद्युत धारा का मान अधिकतम होता है। उसके आगे आप विभव को चेंज करके प्रकाश विद्युत धारा को नहीं बढ़ा सकते, है ना। एक बार और सुन लीजिए, प्रारंभ में जब विभव को बढ़ाया जाता है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ती है। विभव को लगातार बढ़ाते रहें तो एक स्थिति ऐसी आती है जब प्रकाश विद्युत धारा का मान अधिकतम हो जाता है, उससे आगे उसको और नहीं बढ़ाया जाता है। तो जो अधिकतम प्रकाश विद्युत धारा है उसको कहते हैं संतृप्त धारा कहते हैं, सेचुरेशन करंट। मतलब ये सेचुरेटेड हो गया, ये यहां से लेकर यहां तक बढ़ा, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक बढ़ा और आगे जाकर क्या हो गया, ये इसके समांतर, मतलब और नहीं बढ़ेगा, ठीक है, और नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब ध्यान देना यहां पर, अभी तक कैथोड का विभव क्या था, धनात्मक था। शून्य से धनात्मक किए, बढ़ाते गए, है ना, ये शून्य से बढ़ाते गए, तो इधर ऐसे ग्राफ हमको मिला। मतलब थोड़ा सा बढ़ा, अधिकतम हो गया, मतलब संतृप्त धारा मिल गई, विभव को उसके आगे और बढ़ा रहे हैं, फिर भी धारा नहीं बढ़ रही है, मतलब स्थिर हो गई है, जिसको हम संतृप्त धारा कह रहे हैं। अब इसके विभव को क्या करते हैं, ऋणात्मक करते हैं। ऋणात्मक करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे, इधर ये ऋण इलेक्ट्रोड ऐसे आकर ऐसे और ऐसे जाकर ये ऐसे, मतलब एक का विभव क्या हो जाता है, ऋणात्मक।
जब A का विभव ऋणात्मक हो जाता है, जब A का विभव ऋणात्मक हो जाता है तो कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन हैं इस ऋणात्मक विभव से या जो संग्राहक प्लेट से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो संग्राहक प्लेट पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पर शून्य एकाएक नहीं होती है, क्योंकि जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन है वो यहां तक पहुंच रहे हैं, जिसके कारण अल्प धारा अब बह रही है, अल्प प्रकाश विद्युत धारा बह रही होती है। ठीक है, तो इसके विभव को ऋणात्मक करते हैं तो ये जो विभव ऋणात्मक किधर होगा, इस तरफ, ये 0 पॉइंट है, इधर प्लस इधर माइनस, तो हम इधर ले जा रहे हैं तो ये ग्राफ ऐसे होने लगता है, मतलब धारा का मान क्या होता है, इस प्रकार से कम होने लगता है और विभव को और ऋणात्मक करते जाते हैं और इधर जाते जाते हैं तो धारक मान और कम होने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब ये शून्य हो जाता है। तो इस विभव को, मतलब वह विभव या वह ऋणात्मक विभव है ना, वह ऋणात्मक विभव जिस पर कोई प्रकाश विद्युत धारा नहीं बहती है, उसको निरोधी विभव कहते हैं या अंतक विभव भी कहा जाता है, कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, निरोधी विभव की परिभाषा सुन लो, है ना, निरोधी विभव की परिभाषा सुन लीजिए क्या होगा, या अंतक विभव की परिभाषा क्या होगी कि वह ऋणात्मक विभव, क्योंकि ये इस तरफ है बाईं ओर है, 0 के तो ऋणात्मक है ये, तो वह ऋणात्मक विभव जिस पर कोई प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है या कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंचता है या संग्राहक प्लेट पर नहीं पहुंचता है, मतलब संग्राहक प्लेट पर पहुंचने से रोक देता है, जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो भी नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है अंतक विभव या निरोधी विभव। ठीक है, तो ये एक निश्चित आवृत्ति और निश्चित तीव्रता का है। अब इसमें थोड़ा देखते हैं यदि तीव्रता को चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा। तीव्रता को चेंज कर, जैसे ये I1 एक धारा है, हम क्या कर रहे हैं, आवृत्ति उतना ही है, इसका विभव भी वैसा ही है, इसके तीव्रता को चेंज कर देते हैं। तीव्रता को चेंज करने से हमको अलग ग्राफ मिलेगा, इस प्रकार से थोड़ा सा अधिक धारा वाला ग्राफ। धारा अभी यहाँ तक था मैक्सिमम, अभी यहाँ तक मैक्सिमम हो गया, पर जो इसका निरोधी विभव है उतना ही रहेगा। ये I2, यहाँ पर I2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, I1, मतलब जो धारा अधिक हो जाएगी यहाँ पर, और चाहे तो तीव्रता को और बढ़ाकर भी ले सकते हो, है ना, I1 I2 I3 ऐसा करके। तो तीव्रता को बढ़ाने से, है ना, तीव्रता को बढ़ाने से, है ना, जब एनोड का विभव निरोधी विभव के बराबर हो जाता है तो अधिकतम वेग वाले अधिकतम वेग V मैक्सिमम, मतलब जब इसका विभव निरोधी विभव के बराबर हो जाएगा तो अधिकतम वेग वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां तक नहीं पहुंचेगा, वो भी प्रतिकर्षित होकर वापस लौट आएगा। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर कितनी होगी, 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है, और संग्राहक प्लेट की ऊर्जा उस समय कितनी होगी, संग्राहक प्लेट पर इलेक्ट्रॉन को पहुंचने से रोकने के लिए ऊर्जा ये होगा eV0, मतलब
जब संग्राहक प्लेट की ऊर्जा इतनी होगी, मतलब निरोधी ऊर्जा कह सकते हैं इतनी होगी, उस समय ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए इस केस में क्या होता है 1/2 V मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है eV0। अर्थात हम कह सकते हैं जो निरोधी विभव वाली ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन के अधिकतम गतिज ऊर्जा की माप होती है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब हम देखेंगे आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है ना। आवृत्ति का, अभी तक हमने क्या देखा, तीव्रता का प्रभाव देखा, विभव को बदलने से क्या प्रभाव पड़ेगा प्रकाश विद्युत धारा पर। अब देखते हैं कि आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है ना। आवृत्ति को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, यहां पर कोई फिल्टर लगा दिया जाता है, जो विकिरण के मार्ग में फिल्टर लगा देने से, या कोई रंगीन कांच यहाँ पर रख दिया जाता है जिससे इस तरफ जो विकिरण आता है उसकी आवृत्ति क्या होती है, बदल जाती है। तो आवृत्ति को बदलने से मतलब तीव्रता और विभव को हम उतना ही रखें, इसके विभव को जितना है उतना ही रखें। मान लो धनात्मक विभव है तो धनात्मक ही है, ठीक है, मैक्सिमम विभव। तो यहाँ पर हम 2-3 आवृत्ति के लिए देखेंगे कि जैसे 3 आवृत्ति ν1, ν2 और ν3, ν1, ν2 और ν3 के लिए यहाँ पर विभव और प्रकाश विद्युत धारा के बीच ग्राफ खींचा गया है। तो तीनों में ही क्या है कि विभव को बढ़ाने से आवृत्ति यदि कम है तो यहाँ पर जो निरोधी विभव का मान क्या होता है, कम आता है। आवृत्ति बढ़ाने पर निरोधी विभव का मान बढ़ता है और बढ़ता है। यहाँ पर ν3 ज़्यादा है, ν2 उससे कम, ν1 सबसे कम। पर है ना, अलग अलग आवृत्ति के लिए ये ग्राफ क्या स्पष्ट कर रहा है, अलग अलग आवृत्ति के लिए विभव को बढ़ाने से प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है, पर संतृप्त धारा का मान सबके लिए क्या होता है, समान होता है। मतलब एक ही विभव पर सभी संतृप्त हो जाती हैं। तो ये इनके बीच जब ग्राफ खींचा जाता है तो ये क्लियर होता है। इसमें एक छोटा सा और ग्राफ है, उसको भी देख लेते हैं। एक और छोटा सा ग्राफ है यहां पर, ये इस प्रकार का एक ग्राफ है। इस तरफ आवृत्ति है और इस तरफ eV0 मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा। ये 0 पॉइंट है, ये पॉइंट P है जहां पर इसकी ऊर्जा ऋणात्मक आ रही है ना। इस तरफ जाएंगे तो ऊर्जा क्या होगी, ऋणात्मक। अधिकतम गतिज ऊर्जा यहां से इस तरफ धनात्मक, ऊर्जा नीचे की तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक, ठीक है। ये आवृत्ति यहां पर ν0, इसको कहते हैं देहली आवृत्ति, है ना। इस ग्राफ से क्या क्लियर होता है, इस ग्राफ से क्या क्लियर होता है कि धातु की सतह पर, ये कोई धातु की सतह पर विकिरण आपतित हो रहा है ना। जैसे 0 से लेकर हम यहां तक गए, आवृत्ति को यहां से यहां तक बढ़ाया गया है, पर 0 से लेकर आवृत्ति ν0 तक गतिज ऊर्जा क्या है, ऋणात्मक। मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, ठीक है। यदि ऊर्जा ऋणात्मक होगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। अब ν0 के आगे देखते हैं, आवृत्ति को यहां से हम बढ़ाना शुरू किए तो यहां से यहां तक ऊर्जा है ऋणात्मक है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हुआ। यहां पर विकिरण आ रहा है, तीव्रता कुछ भी हो पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहा है। अब इसके आगे इस एक विशेष आवृत्ति यहां पर ν0 है, इसके आगे आवृत्ति को और बढ़ाया जाता है तो ये धनात्मक हो गया, मतलब गतिज ऊर्जा धनात्मक हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन है अब उत्सर्जित होगा। तो इस न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहा जाता है, देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
मतलब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आपतित विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, मतलब सिंपल। अब देहली आवृत्ति को अच्छे से समझ लो क्या है। देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है। यदि आपतित विकिरण की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे तीव्रता कुछ भी कर लो। ठीक है, और यदि आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रख लो इसमें, जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है या गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होता है उसका, वो डिपेंड करता है आवृत्ति पर। आवृत्ति अधिक होने से गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो ये लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट से बहुत सारा चीज क्लियर होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधित बातें, है ना। हम नेक्स्ट में देखेंगे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए सो मच थैंक्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।